नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र की प्रश्नोत्तर श्रृंखला चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें आप देखेंगे आज का पहला प्रश्न है कि प्रत्याशित सामाजीकरण की अवधारणा निम्न में से किसने दी। प्रश्न है प्रत्याशित सामाजीकरण, है ना। प्रत्याशित सामाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दिया था, है ना। मैंने आपको बताया था पहले, अगर कल की क्लास आपने सुना होगा, कि पूर्वाभासी सामाजीकरण, प्रत्याशित सामाजीकरण, है ना, ये प्रश्न रिपीटेड है। पूर्वाभासी सामाजीकरण, प्रत्याशित सामाजीकरण की अवधारणा आर के मर्टन ने दिया था। किसने दिया था? आर के मर्टन ने दिया था। यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। प्रत्याशित सामाजीकरण या पूर्वाभासी सामाजीकरण के बारे में मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे विवाह पूर्व किसी लड़की द्वारा खाना बनाना सीखना, या मान लीजिए ससुराल के संस्कार सीखना, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रत्याशित सामाजीकरण या पूर्वाभासी सामाजीकरण कहलाता है। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? चार विकल्प हैं। पहला है स्पेंसर, फिर है सोरोकिन, और अगला क्या है? परेटो, फिर है मार्क्स, है ना। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में सोरोकिन ने वर्गीकरण किया है ना। सोरोकिन ने बताया है कि संस्कृति इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक होती है ना। और सोरोकिन ये भी बताते हैं कि परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। ये कौन कहता है? सोरोकिन ही कहते हैं कि परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है ना। कहते हैं कि उतार चढ़ाव की जो ये प्रक्रिया होती है वो विचारात्मक और इंद्रिय परक संस्कृतियों के बीच चलती रहती है ना। पहली बात तो सोरोकिन क्या कहते हैं कि परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। फिर ये बात बताते हैं कि जो ये उतार चढ़ाव की प्रक्रिया है ये विचारात्मक और इंद्रिय परक संस्कृतियों के बीच चलती रहती है ना। परिवर्तन के दोनों छोर के बीच आदर्शात्मक संस्कृति है। परिवर्तन के दोनों छोर के बीच आदर्शात्मक संस्कृति है, जो इन दोनों के समन्वित अर्थात भौतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों के निश्चित रूप को प्रकट करती है। ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर के सोरोकिन ने संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में बताया है, और परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच एक उतार चढ़ाव है। जो ये उतार चढ़ाव होता है वो विचारात्मक और इंद्रिय परक संस्कृतियों की प्रक्रिया है। क्लियर है ना। इतना याद रखिएगा। और परिवर्तन के दोनों छोर के बीच क्या हो जाएगा? आदर्शात्मक संस्कृति। विचारात्मक और इंद्रिय परक संस्कृतियों के बीच उतार चढ़ाव होता रहता है, और इन दोनों छोर के बीच में क्या है? आदर्शात्मक संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है ना। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? मतलब प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दिया है? अब सबसे पहली बात तो प्राथमिक समूह की अगर हम बात करें तो प्राथमिक समूह क्या होते हैं?
देखिए, जो आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूहों के सदस्यों में हमेशा याद रखिएगा कि आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, है ना। प्राथमिक समूह में हमेशा याद रखिएगा कि आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। अब आमने सामने के संबंध किसमें होंगे? जैसे परिवार के लोग हैं तो परिवार के लोगों में क्या होगा? आमने सामने के संबंध पाए जाएंगे। खेल क्रीड़ा समूह है, क्रिकेट खेला जा रहा है तो उसमें भी क्या होगा? आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। पड़ोस, पड़ोस में भी क्या होता है? आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सब क्या हो जाता है? प्राथमिक समूह हो जाता है। द्वितीयक समूह की अगर हम बात करें तो द्वितीयक समूह में याद रखिएगा घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, मतलब घनिष्ठता नहीं होती है। द्वितीयक समूह में हमेशा याद रखिएगा घनिष्ठता का अभाव होता है। कुल मिलाकर के आप प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह समझ गए हैं कि प्राथमिक समूह में आत्मीयता होती है, लगाव होता है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, और द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अब प्रश्न ये था कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसने किया है? याद रखिएगा जिनको मैंने बताया था आत्माकूल, है ना, मतलब CH कूले, है ना, किसने? कूले ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, CH कूले, है ना। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण CH कूले ने किया था। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। हॉवर्ड पी वेचर, हॉवर्ड पी वेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? प्रश्न है हॉवर्ड पी वेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है ना। हॉवर्ड पॉल वेचर का पवित्र समाज निम्नलिखित में से किसके समकक्ष है? विकल्प में है टानीज के गैमिनसाफ्ट, बी है दुर्खीम के सावयवी सुदृढ़ता, सी है टानीज के गैसलसाफ्ट, और डी है रेडक्लिफ ब्राउन के नगर समाज। अब देखिए इसका फैक्ट सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि हॉवर्ड वी पेचर का पवित्र समाज टानीज के गैमिनसाफ्ट के समकक्ष है, याद रखिएगा। तो आंसर आप लोग समझ गए हैं कौन सा हो गया है? आंसर हो गया है ए। कौन सा आंसर हो गया है? ए आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर है ना। अगला देख लीजिएगा, लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? लेविस की गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है? अब इसमें देख लीजिएगा, पहला विकल्प क्या है? मैक्सिकन के 5 परिवार, दूसरा है अमेरिका के 5 परिवार, और सी क्या है? फ्रांस के 5 परिवार, और डी क्या है? भारत के 5 परिवार। लेविस की गरीबी की संस्कृति, है ना। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी या गरीबी की संस्कृति किसने दिया? तो क्या बताएंगे? ऑस्कर लेविस ने, है ना। कल्चर ऑफ पॉवर्टी या गरीबी की संस्कृति दिया किसने? ऑस्कर लेविस ने। और ये ऑस्कर लेविस अपनी गरीबी की संस्कृति की अवधारणा में ये बात बताते हैं कि या ये जो अवधारणा इन्होंने दिया था वो मैक्सिकन के 5 परिवार थे, है ना। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने मैक्सिकन के 5 परिवार पर आधारित दिया था, है ना। किस पर दिया था? 5 परिवार पर आधारित। खास बात यह है कि ये अवधारणा जो है इस बात पर जोर देती है कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों के मूल्य उनकी गरीब स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। यह अवधारणा किस बात पर जोर देती है कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोगों के मूल्य उनकी गरीब स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कौन कहता है? ऑस्कर लेविस कहते हैं अपनी गरीबी की संस्कृति में। इनका कहने का मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ इतना है
कि अगर आप यह मान करके चल रहे हैं, आपने यह धारणा बना ली है कि हम गरीब हैं, तो फिर आप गरीब हो ही जाएंगे, है ना। इनका कहने का मतलब यही है कि आपकी सोच ही आपको गरीब बना दे रही है, आपकी सोच ही आपको गरीब बना दे रही है। वास्तव में ये ऑस्कर लेविस कहते हैं अपनी एक अवधारणा, कौन सी अवधारणा, कल्चर ऑफ पॉवर्टी या गरीबी की संस्कृति में। तो आंसर तो आपका पता चल चुका है कि आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिकन के 5 परिवार। मैक्सिको आप जानते हैं, मैक्सिकन के 5 परिवार, विकल्प क्या सही है, ए। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है ना। प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? विकल्प ए में है सांस्कृतिक विलंबना का, बी में है सांस्कृतिक सापेक्षिकता का, सी में है सामयिक केंद्रीयता का और डी में है पीढ़ीगत प्रसार का। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामयिक केंद्रीयता का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामयिक केंद्रीयता का, है ना। देखिए जो भी फैशन है, फैशन हमेशा 2 इच्छाओं के द्वारा प्रभावित होता है। फैशन व्यक्ति को 2 इच्छाओं के द्वारा ही प्रभावित करता है, याद रखिएगा, है ना। फैशन हमेशा 2 इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करता है। पहली इच्छा क्या होती है कि व्यक्ति में समाज के अनुरूप रहने की इच्छा। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ के लोगों की तरह ही फैशन को अडॉप्ट करेंगे, है ना। यानी व्यक्ति में समाज के अनुरूप रहने की इच्छा। दूसरा, गांव में रहते हैं तो फिर कहीं न कहीं गांव का जो फैशन अपना है, जो पहनावा है, जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो अपनाएंगे ही अपनाएंगे। दूसरी इच्छा क्या होती है कि व्यक्ति में नवीनता की इच्छा, है ना। फैशन में आप याद रखिएगा दूसरी इच्छा ये भी होती है कि व्यक्ति में नवीनता की इच्छा, कुछ वो नया करना चाहता है, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि फैशन व्यक्ति को 2 इच्छाओं के द्वारा प्रभावित करता है। पहला हो जाएगा व्यक्ति में समाज के अनुरूप रहने की इच्छा और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यक्ति में नवीनता की इच्छा, है ना। सांस्कृतिक विलंबना की अगर बात करें तो इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पिछड़ जाती है ना, कल्चरल लाइक, तो वो अलग है ना। पीढ़ीगत प्रसार का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई मूल्य हैं वो चलते रहते हैं, वही क्या हो जाता है, पीढ़ीगत प्रसार होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सामाजिकरण के सिद्धांत में सामान्यीकृत अन्य की प्रासंगिकता की चर्चा की है? सामान्यीकृत अन्य, है ना, सामान्यीकृत अन्य। अब देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है, मैंने आपको बताया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीड, GH मीड। क्या आंसर हो जाएगा, GH मीड। आंसर सही क्या हो जाएगा, GH मीड, है ना। डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजीकरण की चर्चा में
सामाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प ए में है एच.एम. जॉनसन, बी में है एस. फ्रायड और सी में है डब्ल्यू.आई. थॉमस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया है। सामाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत वास्तव में थॉमस ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू.आई. थॉमस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, डब्ल्यू.आई. थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न, समाज एक सामान्य पद है। समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं। कुल मिलाकर के ये कथन समझ लीजिएगा कि समाज एक सामान्य पद है, किसने कहा, है ना? तो ये योगेश अटल का है। किसने कहा? योगेश अटल। विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। किसने कहा? योगेश अटल ने कहा। अगला है जनरीतियां, रूढ़ियां एवं प्रथाएं, है ना? जनरीतियां, रूढ़ियां एवं प्रथाएं ये क्या है? ये वास्तव में समाज के क्या होते हैं? मानदंड होते हैं। जनरीतियां, रूढ़ियां एवं प्रथाएं ये वास्तव में क्या होते हैं? समाज के मानदंड हैं। जनरीतियां, रूढ़ियां एवं प्रथाएं ये सब क्या हैं? समाज के मानदंड हैं। क्या होते हैं? समाज के मानदंड हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? विकल्प में है श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय, परिवार, है ना? विकल्प में है श्रमिक संघ, बैंक, परिवार, विश्वविद्यालय। द्वितीयक समूह नहीं है, मतलब प्राथमिक समूह की बात की जा रही है। और मैंने अभी आपको बताया है कि प्राथमिक समूह में निकटता पाई जाती है, आत्मीयता पाई जाती है, लगाव होता है, आमने सामने के संबंध होते हैं। जैसे क्रीड़ा समूह होता है, परिवार होता है, पड़ोस होता है, ये सब क्या है? प्राथमिक समूह है ना? और पूछा क्या है? द्वितीयक समूह नहीं है। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह नहीं है। अब द्वितीयक समूह नहीं है तो कुल मिलाकर के पूछना क्या चाहते हैं कि कौन प्राथमिक समूह है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। परिवार क्या होता है? प्राथमिक समूह होता है। जबकि विश्वविद्यालय, बैंक, श्रमिक संघ ये सब क्या होता है? द्वितीयक समूह है। कूले ने बताया है ना प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा कूले ने बताया है, और इसमें यही बताया है कि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें घनिष्ठता पाई जाती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, और द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का भाव पाया जाता है। तो विश्वविद्यालय में देखेंगे घनिष्ठता का भाव होगा, बैंक में भी घनिष्ठता का भाव होगा, श्रमिक संघ में भी क्या होगा? आमने सामने के संबंध नहीं होंगे और घनिष्ठता का क्या होगा? अभाव होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? द्वितीयक समूह। लेकिन परिवार में क्या होता है? घनिष्ठता पाई जाती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह। दिया किसने है? C.H. कूले ने। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? देखिए रिपीटेड प्रश्न है, बार बार वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया है? क्या हो जाएगा? कूले। सही आंसर क्या हो जाएगा? कूले। विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी, है ना? नेक्स्ट प्रश्न, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? प्रश्न है भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है ना? अब देखिए भौतिक संस्कृति एक होती है, दूसरी क्या होती? अभौतिक संस्कृति। एक होती है भौतिक संस्कृति और दूसरी क्या होती? अभौतिक संस्कृति। खास बात यह है कि जो भौतिक संस्कृति होती है उसमें क्या आता है कि अगर भौतिक चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, जो आप भौतिक वस्तुएं देख रहे हैं जैसे कूलर है, पंखा है या टेक्नोलॉजी है, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब भौतिक संस्कृति में आती हैं।
अभौतिक संस्कृति में क्या आता है, जैसे धर्म है ना, धर्म है ना, ये इस तरह की चीज़ें किस में आ जाएंगी, अभौतिक संस्कृति में आ जाएंगी। तो भौतिक संस्कृति निम्न में से, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है, धर्म और नैतिकता? नहीं होगा। बी में है विज्ञान और तकनीकी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी। सही आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान और तकनीकी, है ना। कुल मिलाकर के हमेशा याद रखिएगा कि इसमें भौतिक पक्ष सम्मिलित होते हैं, है ना। जैसे कल कारखाने हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, तकनीकी है, विज्ञान है, ये सब किस में आ जाएगा, भौतिक संस्कृति में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सहप्रसविता, सहप्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है। सहप्रसविता यानी प्रसव से रिलेटेड है। सह कष्टी प्रथा या सह प्रसविता, याद रखिएगा, सह कष्टी भी पूछ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसका पति भी, है ना, गर्भ धारण करने का नाटक करता है या मिथ्याभास करता है गर्भ धारण करने का, है ना, तो यही क्या कहलाता है, सह प्रसविता या सह कष्टी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को सह प्रसविता कहते हैं। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या सही हो जाएगा, सी। अगला देख लेते हैं। अप्पा दुर्रे ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु, अप्पा दुर्रे ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। अप्पा दुर्रे ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। अप्पा दुर्रे ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, विकल्प ए में है इकोनोस्कोप, बी में है एथनोस्कोप, सी में है टेक्रोस्कोप और डी में है मीडिया स्कोप, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक संस्कृति को समझने के लिए अप्पा दुर्रे ने 3 पदों का प्रयोग किया था। एक था एथनोस्कोप, फिर था टेक्रोस्कोप, फिर क्या था, मीडिया स्कोप। यानी एटीएम याद रखना। क्या याद रखना, एटीएम। क्या याद रखेंगे, एटीएम। यानी ए से एथनोस्कोप, टी से टेक्रोस्कोप, एम से मीडिया स्कोप, है ना। एथनो, टेक्रो, मीडिया, याद रखिएगा। अप्पा दुर्रे ने 3 पदों का प्रयोग किया था, एक एथनो, टेक्रो और मीडिया। तो इसमें आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इकोनोस्कोप। आंसर क्या हो जाएगा, इकोनोस्कोप, है ना। इसका प्रयोग नहीं किया है। अप्पा दुर्रे ने वैश्विक संस्कृति को समझने के लिए 3 पदों का प्रयोग किया, एथनोस्कोप, टेक्रोस्कोप, मीडिया स्कोप, लेकिन इकोनोस्कोप का प्रयोग नहीं किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी। प्रश्न है, संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है। संस्कृति सार भाग की अवधारणा किसने दी है। अब इसमें देख लीजिएगा, विकल्प है जूलियन स्टीवर्ट, ग्रेवनर, इलियट और लिंटन, है ना। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूलियन स्टीवर्ट। याद रखिएगा, सही आंसर क्या है, जूलियन स्टीवर्ट। सही आंसर क्या है, जूलियन स्टीवर्ट। यानी संस्कृति सार भाग की अवधारणा, याद रखिएगा, संस्कृति सार भाग की अवधारणा, सार भाग की अवधारणा स्टीवर्ट ने दिया। किसने दिया, जूलियन स्टीवर्ट ने दिया। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया।
प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया? भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया? विकल्प ए है योगेंद्र सिंह, बी है डी.एन. मजूमदार, सी है नीरा देसाई और डी है एल.पी. विद्यार्थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी.एन. मजूमदार। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी.एन. मजूमदार। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग डी.एन. मजूमदार ने किया। किसने किया? डी.एन. मजूमदार ने। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग डी.एन. मजूमदार ने किया था। किसने किया? डी.एन. मजूमदार। किसने किया? डी.एन. मजूमदार, है ना। किसने किया था? डी.एन. मजूमदार। अगला प्रश्न है, रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। रेडफील्ड द्वारा बताई गई लोक समाज की अवधारणा इसका एक उदाहरण नहीं है। पहला है अपेक्षाकृत छोटा पृथक्कृत समाज, दूसरा विकल्प है लौकिक समाज, और तीसरा है सजातीय समाज, और चौथा क्या है? समूह एकता के भाव से ओतप्रोत समाज, है ना। देखिए, आपको ये पता है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि लोक समाज की अवधारणा किसने दिया? तो रेडफील्ड ने दिया। लोक समाज की अवधारणा किसने दिया? याद रखिएगा, रेडफील्ड ने दिया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा लौकिक समाज। क्या हो जाएगा? देखिए, रेडफील्ड लोक समाज की अवधारणा में साफ साफ बताते हैं कि लौकिक समाज इसका उदाहरण नहीं है ना। रेडफील्ड साफ साफ बताते हैं कि लौकिक समाज इसका उदाहरण नहीं है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों, आज तक हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज यहीं तक, और इसके आगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।